नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त उद्घोष का है। तो निकाय चुनाव की तारीखों के सामने आने के बाद अब सियासी कसरत तेज हो गई है। सीएम आवास पर जो सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक बुलाई है। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद यह अहम बैठक है। सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जो कसरत है वो ये है कि कैसे जीता जाए। 2024 के पहले के सेमीफाइनल में बड़ा मैसेज जनता को कैसे दिया जाए कि हमारे साथ ही जन समर्थन है। तो बड़ी जीत के पहले जो ये छोटी लड़ाई है, शहरों वाली लड़ाई है, इसको जीतने के लिए सियासी रस्साकसी चल रही है। सीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त मंत्रिमंडल की। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद यह अहम बैठक बुलाई गई है। सरकार के तमाम मंत्री बैठक में मौजूद हैं और निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए। अनुभव, ये जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या निकाय ही केवल मसला है या फिर कुछ और भी चीजें हैं जिन पर चर्चा होगी? देखिए, ये पूरा मंत्रिमंडल बुलाया है मुख्यमंत्री ने और ये बैठक 5KD जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहीं पर ये बैठक है। तमाम सारे मंत्री हमने देखा वो भीतर गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गए, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गए, राकेश सचान गए, तमाम सारे मंत्री हमें नज़र आए, गुलाब देवी नज़र आई, इसके अलावा असीम अरुण आए। तो तमाम लोग भीतर पहुंच चुके हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि निकाय के चुनाव घोषित हो चुके हैं। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में ये निकाय के चुनाव होंगे। 4 मई 11 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। अब जो सरकार के मंत्री हैं वो भी प्रभारी हैं, संगठन की तरफ से भी जिम्मेदारी दी गई है। और जिम्मेदारी क्या है कि कैसे निकाय के जो चुनाव है, 760 निकायों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, यानी अच्छा परफॉर्म कैसे करे बीजेपी, ये इस वक्त लगातार इस पर रणनीति बन रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी ये बैठक बुलाई है। और जो प्रभारी मंत्री हैं, देखिए पहले क्या था, बीजेपी ने 17 नगर निगमों के लिए प्रभारी सह प्रभारी घोषित किए थे। फिर उसके बाद चूँकि जब चुनाव नहीं हुए, आप देखिए महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वो भी जा रहे हैं भीतर इस बैठक में शामिल होने के लिए, वो अभी भीतर गए हैं। तो जब उस समय चुनाव नहीं हुए, फिर जनवरी में जब सरकार के अगर हम कहें जो मंत्री हैं उनको अलग अलग ज़िलों का प्रभार दिया गया, इसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया में तेज़ी आ गई कोर्ट के निर्देश के बाद। फिर ये बीजेपी ने तय किया कि जो उन्होंने पहले जिस तरीके से प्रभारी बनाए थे मंत्रियों को, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया। तमाम सारे जो मंत्री थे उनके प्रभार वाले ज़िलों को बदला गया। इसलिए बदला गया कि जहाँ के वो प्रभारी हैं, संगठन की ओर से भी उसी निकाय का, उसी महानगर का, उसी शहर की वो जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आज जब मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं, वहाँ पर देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। आज हालांकि वो कानपुर क्षेत्र की बैठक कर रहे थे, वहाँ से फिर वो बैठक में आए और महामंत्री संगठन हमने अभी दिखाया कि वो भी भीतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे सरकार संगठन मिलकर एक समन्वय बनाकर जो ये निकाय चुनाव है यहाँ बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेगा, ये इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो निर्देश हैं, खासतौर से जो मंत्री हैं उनको दिए जाएंगे कि उन्हें जाना है किस तरीके से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लगातार जो आया है उसमें न तो बहुत ज़्यादा वक्त अब चुनाव में बचा है, न बहुत ज़्यादा वक्त परिणाम में बचा है। क्या इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर भी कोई रूपरेखा सामने आ सकती है कि कब तक नाम सामने आएंगे, कौन कहां होगा? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कम वक्त है। इसलिए कम वक्त है कि जो पहले चरण के लिए जो वोटिंग होनी है 4 मई को, उसके लिए नामांकन तो जो है वो कल से शुरू हो जाएंगे, यानी नोटिफिकेशन 11 तारीख से 17 तारीख की है। और ऐसे में कैंडिडेट कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कैंडिडेट सिलेक्शन भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए तो तकरीबन 13,400 से ज़्यादा तो वार्ड में जो सदस्य हैं वो हैं, इसके अलावा 760 कुल निकाय हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, कुल आप मिलाइए तो 14,000 के आसपास ये पहुंच जाती है। वहाँ पर उम्मीदवार का चयन करना, और बीजेपी के लिए जो सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, निकाय में भी 2017 में भी वो जीते, उससे पहले भी जीते, तो एक एक जगहों पर बहुत ज़्यादा उम्मीदवार भी हो जाते हैं। अब
टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हैं। किसको टिकट दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए बीजेपी की जो पूरी प्रक्रिया है टिकट की, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसको टिकट दिया जाए। अब 12 तारीख तक, यानी 12 अप्रैल, परसों तक बीजेपी ने ये कहा है, जो भी शहर है, ज़िले हैं, वहाँ पर जो कमेटी है, यानी सरकार के जो मंत्री वहाँ प्रभारी हैं और संगठन की तरफ से जिन्हें वहाँ प्रभारी बनाया गया है, ये 2 लोग हो गए। जो जिला अध्यक्ष हो गए, महानगर अध्यक्ष हो गए, ये वहाँ के सारे विधायक और सांसद, राज्यसभा का कोई है तो वो भी, और एमएलसी कोई है तो वो भी, ये पूरे लोग 12 तारीख को जिलों में कोर कमेटी की बैठक करेंगे। जो भी 3, 4, 5 नाम हैं, या जो भी वहाँ उनको लग रहा है कि इच्छुक है लड़ने का, उन सारे नामों में से 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। कहाँ? लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर। और उसके बाद 13 तारीख को यहाँ लखनऊ में ही हम कहें तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। खासतौर से जो 17 नगर निगम है, वहाँ जो नामों का पैनल आया होगा, उन पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो कोर कमेटी की बैठक है वो निर्णय लेगी। और चूंकि मेयर के चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है बीजेपी के लिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर ऐसी सीटें हैं, तो उनके जो नाम है जब कोर कमेटी तय कर लेगी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व से भी हरी झंडी लेने के लिए उसे भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि 17 तारीख आखिरी डेट है, उससे ठीक 1 दिन पहले या हम कहें 2 दिन पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है, पहले चरण में जहां चुनाव होने। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है और उसी के लिए आज ये बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि मंत्रियों को भी फिर वहाँ रहना होगा जहाँ की वो प्रभारी हैं। उस दिन वो बैठक में रहेंगे, जिले की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, वहाँ से नामों का पैनल भेजा जाएगा। बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारा प्रोसेस है बीजेपी में टिकट फाइनल करने का। तो उससे पहले और साथ ही साथ जब जो अभी देखिए आप बीजेपी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन हो रहा है, हालांकि आज कई सारे सम्मेलन थे, पर चूंकि कल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो बहुत जगहों पर परमिशन नहीं मिली, तो कुछ 8 सम्मेलनों को रद्द करना पड़ा। अब सारे मंत्रियों को उसमें भी जाना है, प्रभावी मतदाता सम्मेलन में भी जाना है, वोटर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या रणनीति रहेगी, किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। अभी बीजेपी अपना एक घोषणा पत्र भी जारी करेगी, नगर निगम के लिए वो अलग घोषणा पत्र जारी करती। उन सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री आज फीडबैक लेंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ की जा सकती हैं, किस शहर के लिए क्या आवश्यकता है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात योगी सरकार कर रही है, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, तो कैसे ये सारी चीज़ें पूरी हों, कैसे इनको लागू कराया जाए और कैसे ये जनता को विश्वास दिलाया जाए कि नगर निगम में भी बीजेपी जीतेगी, तो कैसे उनके जीवन में बेहतरी आएगी। प्रत्याशियों के चयन का तो एक मसला है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों को रिझाने के लिए, क्योंकि ये चुनाव पूरा होगा, उसके बाद सिटी सरकारें बनने में आधा साल निकल जाएगा, और जब ये साल खत्म होगा तो आम चुनाव की हो सकता है सूचना आ जाए या उसका अंतिम चरण चल रहा हो, तो उस चुनाव के लिहाज से भी परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जो वादों का सिलसिला चलेगा, क्या उसकी भी कोई खबर सामने आ रही कि वादे क्या किए जाएंगे सिटी को लेकर, क्योंकि सिटी को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल पूछता है। देखिए, बिल्कुल क्या वादे होंगे, जनता से क्या वादे शहरों में बीजेपी करेगी, क्या चीज़ें वो उनके लिए नया करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की अभी बात हमने देखी, जब मुख्यमंत्री ने अभी सौगातें दी तमाम लखनऊ में या अन्य जगहों पर, गोरखपुर में दी, तो वहाँ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, कैसे शहरों को वो और बेहतर कर रहे हैं। अब क्या क्या आवश्यकता है, किस शहर की क्या आवश्यकता है। अगर लखनऊ शहर की आबादी बढ़ रही है, लखनऊ शहर का विस्तार हो रहा है, तो क्या मूलभूत चीज़ें और यहाँ करने की ज़रूरत है, लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके के वादे जो बीजेपी जब घोषणा पत्र अपना लाएगी उसमें वो करेगी, और क्या उसमें फीडबैक लेगी। क्या जो प्रभावी मतदाता सम्मेलन हो रहे हैं वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है मतदाताओं से कि भाई किसके क्या कुछ और होना चाहिए, क्या चीज़ें और होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और किन किन चीज़ों को लेकर ये चीज़ें होंगी, क्या वादे होंगे, किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, ये सारी चीज़ों पर ही चर्चा हो रही है आज। बिल्कुल, और इन पर नजर बनाए रखिएगा। अनुभव, आपसे संपर्क करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, अनुभव जिसके बारे में बता रहे थे, और तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही। निकाय चुनाव से पहले यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृजकिशोर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले राजकिशोर सिंह अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। तो भाजपा में जा सकते हैं राजकिशोर सिंह, ये जानकारी मिल रही, हालांकि खुलकर अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
राजकिशोर और बृजकिशोर को बसपा ने पार्टी से निष्कासित किया है। दोनों भाई महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे थे। किसी दल में रहता है व्यक्ति, लेकिन तमाम लोगों के व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। और पूरा देश और पूरा प्रदेश ये जानता था कि हमारे छोटे भाई हैं डिम्पल। उनके जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनके रिश्ते थे और आज भी उनके रिश्ते हैं। तो इसको देख करके अगर कोई पार्टी से किसी को निकाले, हमें निकाले या डिम्पल को निकाले, तो अब उनका सौभाग्य है कि उनका दुर्भाग्य है, यही भगवान जाने। लेकिन हमें इस पे कुछ और नहीं कहना है। उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। बसपा में मैं शुरू में रहा, ऐसा सही है। और एक बार कम उम्र थी, मैं बसपा से चला गया था जब सरकार गिरी थी, समाजवादी पार्टी में उसमें गया था। और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी में भी मेरा तो कोई दोस्त था नहीं, देखे होंगे तमाम तरीके से। और उसमें कहीं कोई गुमराह होकर के पार्टी से निकाला या पार्टी से बर्खास्त करे तो उसे हमें कोई लेना देना। हमारा काम है मेहनत करना, जनता की सेवा के लिए आए हैं तो जनता की सेवा हम लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल, राजकिशोर सिंह इधर चलते हैं, भीड़ उधर चलती है कहा जाता है, तो अब अपने कार्यकर्ताओं को अब क्या संदेश देंगे? अब अगला कौन सा ऐसा पड़ाव है जहां पर 2024 के चुनाव में आपको लोग देखें? देखिए, जो कार्यकर्ता हमारा चाहेगा, क्योंकि हम आप जानते हैं हमारे लोग जितने लोग, हम किसी को अपना कार्यकर्ता केवल नहीं मानते, भाई और परिवार की तरह तरीके से हमारे जितने लोग हैं, आप देखते होंगे मेरा प्यार और स्नेह उनके प्रति या उनका प्यार स्नेह मेरे प्रति। देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महागठबंधन में न हम हैं, न हम बसपा में हैं, न हम बीजेपी में हैं। तो इस पे हमारा कटाक्ष करना कोई छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। वहीं गोरखपुर में भी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन प्रशासन की ओर से करवाया जा रहा है। गोरखपुर में पहले चरण में 4 मई को निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया गया है। की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिगुल भी बच चुका है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो आचार संहिता लगते ही देखिए बैनर और पोस्टर जो हैं प्रत्याशियों के, पार्टियों के, उनको उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आगे आप देख सकते हैं कि कुछ होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पुराने होर्डिंग्स हैं और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और गोरखपुर की अगर बात करें तो नगर निगम में लगातार 3 बार भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीतते चले आ रहे हैं और इस बार सीट अनारक्षित हुई है। और सीट अनारक्षित होने के बाद से अब मुकाबला कड़ा हो गया है और लगातार जो दावेदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर नगर निगम में 10.5 लाख के करीब वोटर हैं और इसके साथ ही 11 नगर पंचायतें हैं। 11 नगर पंचायतों के अलावा 80 वार्ड हैं, चूँकि 10 वार्ड बढ़े हैं गोरखपुर में। और अब आज से होर्डिंग उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब काउंटडाउन शुरू होने के बाद से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है और लगातार अब चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भाजपा कार्यकर्ता जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं, सारी सीटें हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो चुनाव की घोषणा हो गई, तैयारियां किस तरीके से आप लोगों की और कैसे मेयर के टिकट का या फिर नगर पंचायत अध्यक्षों के टिकट का वितरण करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के बीच में रहती है। हमारा एक कार्यकर्ता जनता से जुड़ा हुआ है। लाभार्थियों को लाभ पहुँचाना, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच तक ले जाना, उनकी बैठकें करना, मीटिंग करना। तो लगातार भाजपा सेवा ही संगठन के तहत काम करती रहती है। चुनाव की तैयारी, जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव हम लोग लड़ने लगते हैं। अभी जो नगर निकाय के चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है उसमें मेयर में बैठ कर के हमारी पार्टी तय करेगी तो सभी मेयर की सीटें हम जीतेंगे। नगर पालिका के, नगर निकाय, नगर पंचायत के बीच चुनाव में जो मेयर की सीटें, वो जो चेयरमैन की सीटें हैं, चेयरपर्सन की सीटें हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पे हमको बहुमत मिलेगा। पिछले बार भी मिला था, इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत हमको मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम जो है चुनाव में बीजेपी को दिखाएंगे, क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, 2022 के चुनाव में भी अखिलेश जी यही कह रहे थे हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है।
और वो तो घोषणा कर दिए थे कि 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 403 में 400 ज़्यादा वही बोल दिए थे, और नतीजा क्या निकला आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे उनको मुंह की खानी पड़ी। इसमें भी अखिलेश यादव जी बड़बोलेपन की बात है, उनकी बड़बोलापन है उनके अंदर। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की नज़र लगातार दलित वोट बैंक पर है और अब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद वो लोग पहुंच रहे हैं महू मध्य प्रदेश, जहां पे अम्बेडकर जी की जन्मस्थली, और 14 अप्रैल को जा करके वहां पे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। देखिए ये लोग इकट्ठा होंगे, इनके साथ दलित वोट इकट्ठा होने वाला नहीं। अनुसूचित जाति समाज के लोगों जिनको दलित कहते हैं उनके साथ बड़ा धोखा किया। 2012 के चुनाव में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने डाला था कि जिन लोगों का प्रमोशन हो गया है दलित समाज के लोगों का, हमारी सरकार आएगी उनको हम डिमोट कर देंगे। और जब इनकी सरकार आई कई लाख लोगों को डिमोट कर दिया। दलित समाज के लोगों ने बड़ी पीड़ा सही है और ये लोग दलित समाज से नफरत करते हैं, बुरी तरीके से नफरत करते हैं। प्रशांत रोहित के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। बड़ी खबर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी जांच के दायरे में बीएसपी के कुछ नेता आ सकते हैं और बसपा नेताओं से पैसों का लेन देन हुआ था। ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अतीक अहमद के परिवार से पैसों का लेन देन कुछ नेताओं का हुआ था। अतीक के पुश्तैनी घर में रजिस्टर में पैसों का लेन देन का जिक्र मिला है। शूटआउट केस में 3 महीने पहले पैसों का लेन देन हुआ था बीएसपी के कुछ नेताओं के साथ और अब इसको लेकर वो नेता जांच के दायरे में लाए जा सकते हैं। चर्चित उमेश पाल केस में मायावती की पार्टी बीएसपी के कुछ नेता भी जल्द ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। पुलिस बीएसपी के इन नेताओं से पूछताछ कर सकती है। दरअसल बीएसपी के इन नेताओं और माफिया अतीक अहमद के परिवार वालों के बीच पैसों का लेन देन हुआ था, लाखों रुपए का लेन देन किया गया था और ये लेन देन उमेश पाल शूटआउट केस से महज 2 से 3 महीने पहले ही किया गया था। यानी दिसंबर और जनवरी महीने में लाखों रुपए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बीएसपी के इन नेताओं को दिया था। प्रयागराज पुलिस को पैसों के लेन देन की जानकारी अतीक अहमद के घरेलू नौकर राकेश उर्फ लाला की गिरफ्तारी के बाद हुई। राकेश उर्फ लाला ने पुलिस को ये जानकारी दी कि शाइस्ता परवीन के कहने पर बीएसपी के एक कोऑर्डिनेटर समेत कुछ पदाधिकारियों को लाखों रुपए दिए गए थे और इसके साथ साथ पुलिस को माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के मलबे से बरामद हुए बैग में एक रजिस्टर भी हासिल हुआ था। इस रजिस्टर में भी यही लिखा हुआ था कि बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को पैसे दिए गए हैं, लाखों रुपए दिए गए थे। तो प्रयागराज पुलिस तफ्तीश कर ये जानने की कोशिश करेगी कि माफिया अतीक अहमद के परिवार से बीएसपी के इन नेताओं का सीधे तौर पर क्या रिश्ता था, क्यों पैसों का लेन देन हुआ, किस तरीके से हुआ, यानी नगद पैसे दिए गए या डिजिटल तौर पर भुगतान किया गया और पैसों के लेन देन का असली मकसद क्या था। कहीं इन पैसों के लेन देन का कनेक्शन उमेश पाल शूटआउट केस से तो नहीं था। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस अब बीएसपी के इन नेताओं का पता लगाने में जुटी हुई है। जल्द ही इनसे पूछताछ की जा सकती है, इनका बयान लिया जा सकता है और बयान लेने के बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि कहीं इन पैसों के लेन देन का कनेक्शन जो है वो उमेश पाल शूटआउट केस से तो नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में बीएसपी के कुछ नेता अब जांच के दायरे में आ गए हैं, पुलिस की रडार पर आ गए हैं और पुलिस कभी भी इनका बयान दर्ज कर सकती है, इनसे पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।